हेलो दोस्तों, एएसजी कहानियों में आपका स्वागत है। ट्रेन की गड़गड़ाहट के साथ कंपार्टमेंट में भरी भीड़ की चीख पुकार, तेज वार्तालाप, बच्चों का रुदन और सन्नाटे को चीरती सीटी की आवाज़, कुछ भी अनिकेत को उसके विचारों से तटस्थ नहीं करा पा रहे थे। ट्रेन के बाहर के प्राकृतिक दृश्य भी आज इतने आकर्षक नहीं लग रहे थे कि वे अनिकेत के विचारों पर हावी हो सकें। पल पल एक उधेड़बुन में डूबा दिमाग और आने वाले कल में होने वाली संभावनाओं से आशंकित मन को काबू में रखने को जैसे असमर्थ होता जा रहा था अनिकेत। और निसंदेह यही वो कारण था जिसकी वजह से आसपास घटित होने वाली हर प्रक्रिया अनिकेत के लिए अर्थहीन थी। नींद आने की कोई संभावना नहीं थी। सवेरे 6 बजे ट्रेन नागपुर पहुंच जाएगी। अनिकेत को लग रहा था कि स्टेशन पर सभी होंगे, मिनी, अरुण बाबूजी और शायद विभा भी। वास्तविकता में नागपुर पहुंचने में अभी 8 घंटे बाकी थे, पर अपनी कल्पना में जाने कितनी बार अनिकेत ने अपने आप को नागपुर स्टेशन पर खड़ा पाया था और हर बार माँ को छोड़कर बाकी सभी को वहाँ खड़ा पाया। माँ बाबूजी का मन तड़प रहा था। माँ बाबूजी के हृदय पर फिर भी देर से सही, पर उसकी आंखों में अपलक निहारती रागिनी ने उसे पल भर में ही सारे बंधनों से मुक्त कराकर ऐसे स्वप्न लोक में ले गई जहाँ न दमे के मरीज बाबूजी थे, न गृहस्थी की चक्की में पिसती माँ थी, न कॉलेज की फीस के लिए परेशान छोटा भाई अरुण था। देखने के लिए अनिकेत अपनी ऊंची आकांक्षा के अधीन होकर कितना कहर बरपा रहा था। उसने माफ़ तो कर दिया उन्होंने उसे, इसलिए आज माफ़ी मिलने के महीनों बाद वह साहस जुटा पाया कि अपनों के बीच लौट जाए। 3 साल पहले सभी नाराज़ थे अनिकेत से। नाराज़ होना उचित भी था। अनिकेत ने मनमानी जो की थी और मनमानी करने के बाद बड़े शान से माँ को अपनी धृष्टता से अवगत भी करा दिया था। पत्र के जवाब में माँ ने लिखा था, तू इतना बेशर्म निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। अपने विलासी प्रेम की खातिर पूरे घर की भावनाओं को कुचल डालना शायद एक छोटा सा अपराध होता होगा, लेकिन अनिकेत द्वारा किया गया यही अपराध क्षमा योग्य नहीं था, क्योंकि अनिकेत ने जब यह साहसिक कार्य किया तब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तब स्वार्थ की नहीं त्याग की उम्मीद थी सबको अनिकेत से। कितना सच है महापुरुषों का यह कथन कि सच्चा प्रेम त्याग होता है, स्वार्थ नहीं। अनिकेत ने जिस प्रेम में पगलाकर अपनों का दिल दुखाया था वो प्रेम था ही कहाँ, वो तो वासना थी। प्रेम तो पूनम ने किया था अनिकेत से, निस्वार्थ प्रेम। पूनम की याद आते ही अनिकेत के मुंह से आह निकल गई। 3 साल पहले जब अनिकेत की मुलाकात अपने बॉस की बेटी रागिनी से हुई थी, तब वह अचंभित ताकता रह गया था। सौंदर्य और चंचलता की प्रतिमूर्ति उस फैशन परस्त युवती के शरीर में अजीब सा लोच था, गजब की नजाकत थी। तभी तो सब कुछ भूल गया था अनिकेत। उसकी आंखों में अपलक निहारती रागिनी ने उसे पल भर में ही सारे बंधनों से मुक्त कराकर ऐसे स्वप्नलोक में ले गई जहाँ न दमे के मरीज बाबूजी थे, न गृहस्थी की चक्की में पिसती माँ थी, न कॉलेज की फीस के लिए परेशान छोटा भाई अरुण था, न चिंता मुक्त फूल सी चहकती युवा बहन मीनी थी। अनिकेत और रागिनी का प्रेम होटल, क्लब, पार्क और सड़क पर ही परवान चढ़ने लगा। उन्होंने महसूस किया कि अब एक दूसरे के बगैर उनका रह पाना असंभव था। रागिनी का आकर्षण अनिकेत की अंतरात्मा पर ऐसे पसर गया था कि वो यह भी भूल गया था कि उसकी सगाई हो चुकी है पूनम से। पूनम जो उसे सिर्फ प्यार ही नहीं करती, पूजती भी है। अनिकेत अपने जीवन में रागिनी के प्रवेश के पूर्व पूनम से सगाई हो जाने को एक हादसा मानता था, पर दरअसल हादसा तो रागिनी से मिलना था। सच्चाई से अनभिज्ञ अनिकेत ने जब रागिनी की बात सबको बताते हुए पूनम से सगाई तोड़ने की बात की तो माँ बिलख बिलख कर रो पड़ी।
भूल जा उस लड़की को अनिकेत, और तू लात मार दे उस नौकरी को। तू हमारे बारे में भले ही न सोच, पर उस बेचारी पूनम के लिए तो सोच, जो तेरी पूजा करती है। पूनम के अलावा कोई और इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। अनिकेत ने भी प्रयास किया था कि रागिनी को भूल जाए, इसलिए उसने रागिनी के पापा के दफ्तर में अपना इस्तीफा भेज दिया और उसी रोज़ से दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पर इसी प्रयास के दौरान रागिनी से अनिकेत की एक और मुलाकात हो गई। रागिनी अनिकेत को अपने साथ शहर से दूर एकांत में खींच ले गई। अनिकेत अपनी बड़ी बड़ी आकर्षक आंखों में आंसू भरकर वो अपलक अनिकेत को ताकती रही। क्यों किया तुमने ऐसा? और अनिकेत को लगा कि वो बह जाएगा उस अप्सरा के आंसुओं की धार में। रागिनी, मुझे क्षमा कर दो। मेरी सगाई हो चुकी थी, गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। अनिकेत, हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं और तुम ऐसी घिसी पिटी बातें कहकर मुझे बहलाने का प्रयास कर रहे हो। देखो अनिकेत, इस वक्त मेरे पास बैंक बैलेंस में 50,000 रुपये हैं। चलो हम मुंबई भाग चलते हैं, वहाँ जाकर शादी कर लेंगे और एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। रागिनी ने अपने मुलायम सफ़ेद हाथों को अनिकेत के हाथों पर धरकर कहा तो अनिकेत उस हाथ को जोरों से थाम लेने के आकर्षण से अपने आप को नहीं बचा पाया। बोलो अनिकेत, चलोगे ना मेरे साथ? रागिनी ने बेझिझक अपने रेशम सी बाहों को अनिकेत के गले में डालते हुए पूछा तो रागिनी को सशरीर पा लेने की कामना में अंधे होकर अनिकेत ने तत्काल सहमति दे दी। नागपुर छोड़कर भागने का सारा नियोजन उसी रोज कर लिया गया। रागिनी अपनी पूरी जमा पूंजी बैंक से निकाल लाई और रागिनी के मोह पास में बंधा अनिकेत मुंबई पहुंच गया। मुंबई में रागिनी की एक सखी सपरिवार रहती थी। उसी को साक्षी बनाकर अनिकेत और रागिनी ने कोर्ट मैरिज कर लिया और शादी के तुरंत बाद अनिकेत ने अपने माता पिता को अपने विवाह की सूचना भेज दी और इसी पत्र के जवाब में माँ ने अनिकेत को बेशर्म की उपाधि से अलंकृत कर दिया था। अनिकेत और रागिनी अब तक बड़ी सहजता से जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच अनिकेत को एक विज्ञापन कंपनी में स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी मिल गई। 1 महीने के बाद एक कार्ड आया था जो पूनम की शादी का था, जिसमें वर के स्थान पर अनिकेत के छोटे भाई अरुण का नाम था। जरूर अनिकेत के पिताजी ने ही लड़की वालों की इज्जत का ख्याल करते हुए अरुण को पूनम के लिए मना लिया होगा। शादी के कार्ड को रखकर अनिकेत ने एक टेलीग्राम भेज दिया, जिसके जवाब में माँ का एक पत्र आया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। माँ ने लिखा था कि पूनम अरुण के साथ अपने विवाह को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने हंसना बोलना छोड़ दिया था और शादी के रोज़ ही उसे दौरा पड़ा और उसे मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कर देना पड़ा था। पूनम पागल हो गई थी। तब दरवाजे पर दूल्हा बनकर खड़े अरुण का ब्याह पूनम की छोटी बहन विभा से कर देना पड़ा था। सब कुछ कितना उल्टा पुल्टा हो गया था। सोचते सोचते स्वयं के प्रति शर्मिंदगी से भर उठता था अनिकेत। पर रागिनी की घने जुल्फों का साया मिलते ही वह फिर से अपनों की पीड़ा से मुक्त हो जाता। लेकिन रागिनी ज़्यादा दिनों तक उसके दर्द की दवा नहीं बन सकी। रागिनी की तो मस्त मौला सी जिंदगी थी। भला वो कब तक अनिकेत के साथ एक छोटे से कमरे में सिमटी उसके लिए चाय नाश्ता बनाती रहती। रागिनी ने कई क्लबों की सदस्यता ले ली थी, जहाँ से वो जुआ खेलकर अपने श्रृंगार और पहनावे के लिए पैसा जीत लाती। धीरे धीरे रागिनी की अनुशासनहीनता उसके व्यवहार से स्पष्ट झलकने लगी। कई बार अनिकेत दफ्तर से लौटने पर रागिनी को किसी पुरुष मित्र के साथ आपत्तिजनक मुद्रा में पाता। रागिनी, कैसी हो गई हो तुम? छी, तुम्हारी खातिर मैंने अपने माता पिता को दुख पहुंचाया,
एक लड़की को सिर्फ तुम्हारे खातिर पागल बनने को छोड़ दिया मैंने, और तुम जुआ, शराब और क्लब के पीछे भाग रही हो। ना भागो तो क्या करूं अनिकेत, बेहद सहजता से कह जाती रागिनी। तुम इतना पैसा कमा नहीं सकते कि मेरे शौक पूरे कर सकूं, तो मुझे ही घर से बाहर निकलना पड़ा। मजबूर थी मैं। मुझसे नहीं होता अनिकेत कि मैं एक साधारण सी सूती साड़ी पहनकर तुम्हारे इस कमरे में कैदी सी जिंदगी जीऊं। नहीं जी सकती तो मेरे साथ भाग क्यों आई थी? वही रहती अपने रईस बाप के पास। तुम्हारे साथ भागी थी अनिकेत, पर अपने आप पर विश्वास करके। मैं जुआ खेलना जानती हूँ और खेल कर जीतती भी हूँ। तुम मेरे शौक पूरे नहीं कर पाओगे, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रागिनी के ऊटपटांग तर्क से घबराकर अनिकेत ने बम्बई में रागिनी के पापा को फ़ोन करके उन्हें पूरी सूचना दी और उनसे आग्रह किया कि वे बम्बई आकर बेटी को समझाएं। अनिकेत, तुमने रागिनी को पसंद कैसे किया यह तो मैं नहीं जानता, पर मुझे तुमसे इतनी बड़ी मूर्खता की उम्मीद नहीं थी। वो आज़ाद ख्याल की लड़की है, इसीलिए तो मेरे और उसकी माँ द्वारा लगाई जाने वाली पाबंदियों से भी वो मुक्ति चाहती थी। मेरा ख्याल है इसी कारण वो तुम्हारे साथ भागी होगी। तुम उसे सुधारने के लिए जैसा भी कठोर व्यवहार करना चाहते हो कर सकते हो। उसके लिए मैं और उसकी माँ कभी खेद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वह उसी दिन मर गई जिस दिन वह घर से भाग गई थी। अनिकेत को लग रहा था कि वो एक अजनबी शहर में बेहद असहाय सा हो गया है। रागिनी को समझाना व संभालना उसके बस में नहीं रह गया था। अनिकेत सुबह 9 बजे अपने घर से निकलता और शाम 6 बजे तक कलम खींचता रहता। इस बीच रागिनी क्या करती है, कहाँ जाती है, इस पर ध्यान रखना उसके लिए संभव नहीं था। एक दिन तो हद हो गई। जब अनिकेत दफ्तर पहुंचा तो एक नए मॉडल की चर्चा सबकी जुबान पर थी, जिसकी एक अर्चना गस्तीर एक पाउडर की विज्ञापन के लिए तैयार हो चुकी थी, और अनिकेत के बॉस का आदेश था कि पाउडर के नीचे कोई ऐसा फड़कता हुआ स्लोगन लिखे जो मॉडल के शारीरिक सौंदर्य के साथ घुल मिलकर एक सशक्त प्रभाव जनमानस पर छोड़ जाए। मॉडल की तस्वीर देखकर वो दंग रह गया। वो मॉडल कोई और नहीं बल्कि रागिनी थी। अनिकेत को लगा जैसे उसका सिर चकरा रहा है। इस हद तक गिर जाएगी रागिनी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। तबीयत खराब होने का बहाना करके जब अनिकेत घर लौटा तो रागिनी घर पर नहीं थी। उस रोज वह देर रात तक घर लौटी। आते ही अनिकेत बरस पड़ा उस पर। छी बेहया, तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। मैं गिरी नहीं हूँ अनिकेत, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। बेहयाई से हंसती हुई रागिनी बोली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कितनी बड़ी मॉडल बन गई है। एक तो शर्मनाक कृत्य और उस पर से उसकी हंसी। अनिकेत आपा हो बैठा और पूरी ताकत से एक तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। अनिकेत का अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था और मन की आत्मग्लानि जब असहनीय हो गई तो उसने अपनी इस वेदना का सारांश माँ को लिख दिया और अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग ली। अनिकेत के इस व्यवहार पर कुछ क्षण के लिए तो स्तब्ध खड़ी रह गई रागिनी, फिर बिलख बिलख कर रोते हुए अपना सामान सूटकेस में पैक किया और घर से निकल पड़ी। अनिकेत ने भी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। वो आत्महत्या नहीं करेगी, इसका अनिकेत को पूर्ण विश्वास था। कई बार अनिकेत को लगता था कि रागिनी जब बाहर की दुनिया में ठोकर खाएगी तब उसे घर की अहमियत का पता चलेगा और वह पूरी तरह से बदल कर लौट आएगी। पर अनिकेत ने तो कभी रागिनी को समझा ही नहीं था। जल्दी डी उसे इस बात की खबर मिल गई कि रागिनी एक रईस के साथ रहने लगी है। अनिकेत का अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था और मन की आत्मग्लानि
जब असहनीय हो गई तो उसने अपनी इस वेदना का सारांश माँ को लिख दिया और अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग ली। अनिकेत की नाकामयाबी से शायद घर में सभी प्रसन्न थे, इसलिए माँ, मिनी और अरुण ने जल्दी जल्दी कई पत्र लिखे और आग्रह किया कि अनिकेत जल्द से जल्द नागपुर लौट आए। माँ ने लिखा, बेटा विलम्ब न करना, हमें तुमसे शिकायत है ही नहीं। और फिर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ दिनों बाद पुनः माँ का एक पत्र आया कि पूनम अस्पताल से लौट चुकी है और अब पूरी तरह से ठीक हो चली है। पूनम के ठीक होने की खबर सुनकर अनिकेत अपने आप को नहीं रोक पाया और नागपुर जाने का निर्णय ले लिया। ट्रेन समय पर नागपुर स्टेशन पहुंच गई। देखा तो सिर्फ मिनी और बाबूजी ही आए थे। अरुण नहीं आया था, इसलिए विभा भी नहीं आई थी। निढाल से बाबूजी के शरीर में अनिकेत को सामने पाते ही एक थरथराहट सी होने लगी और अनिकेत का मन टुकड़े टुकड़े में कटने लगा। पहले बाबूजी के हाथ में छड़ी नहीं रहती थी, पर अब एक छड़ी थी जो उनका सहारा बनी। उन्हीं के साथ साथ स्वयं भी थरथरा रही थी। भैया कहते हुए जरा सी लंबी हो गई। मिनी गले से लगी तो भी अनिकेत अपना ध्यान बाबूजी की कमज़ोर शरीर से हटा नहीं पाया। अनिकेत बाबूजी के पैरों पर झुका तो वे इतने जोरों से बिलख पड़े कि अनिकेत को भ्रम हुआ कि अब वो अपने शरीर को संभालने में असमर्थ हो गिर पड़ेंगे। अनिकेत ने उन्हें अपनी सशक्त बाहों में थाम लिया। स्टेशन पर ही अनिकेत को पता चल गया कि अरुण कार्यालय के काम से दौरे पर बाहर गया हुआ है। घर पहुंचते ही माँ भी बाबूजी की ही भांति बिलख बिलख कर रो रही थी। माँ के पीछे खड़ी विभा भी आंचल को मुंह में ठूसे रो रही थी। पूनम से सगाई होते ही जिस विभा ने अनिकेत को जीजा जी कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया था, आज वही विभा अरुण की पत्नी के रूप में कितनी अलग लग रही थी। घर के हर कोने से अनिकेत की कुछ यादें जुड़ी हुई थी। आज अपने घर आकर वो भाव विभोर हो रहा था। बस एक ही बात उसे रह रह कर कचोट रही थी कि माँ, बाबूजी और मिनी सभी कुछ शांत शांत से लग रहे थे, मानो किसी गहरी चिंता में हो। वह अकेला पूरे घर में इधर उधर टहलता हुआ पूनम के बारे में सोचता रहा। कितनी मानसिक पीड़ा सही थी उस बेचारी ने। अनिकेत की इच्छा हो रही थी कि कहीं विभा अकेली मिल जाए तो वह उससे पूछे कि कैसी है पूनम। वैसे तो मिनी और माँ से भी पूछा जा सकता था, पर उनसे पूछने में अनिकेत को झिझक सी हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं माँ और मिनी उसके इस व्यवहार को भी स्वार्थपूर्ण न समझ लें। बड़े भैया, रात खाना खाकर जब अनिकेत किसी पत्रिका के पन्ने पलट रहा था तब विभा की आवाज़ पर चौंक पड़ा। वो हड़बड़ाकर पलंग से उतर गया। विभा सर झुकाए किसी अपराधी की भांति खड़ी थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसे उसने अनिकेत की तरफ बढ़ा दिया। अनिकेत की आंख बह चली। लगा जैसे उसकी स्थिति एक पर कटे पक्षी सी हो गई है। उड़ने की तमन्ना तो है पर पंख नहीं है। पंख की ही तमन्ना लेकर तो वह नागपुर चला आया था, पर कदाचित उसके पंख बम्बई में ही बिखरे पड़े थे। पूनम दीदी की शादी है। जिस डॉक्टर ने दीदी का इलाज किया था उन्हीं के साथ। सुनकर स्तब्ध रह गया अनिकेत। लगा पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी और वह लड़खड़ा कर गिरने वाला है। जैसे तैसे अपने आप को संभाला। आपके लिए लिफाफे में एक चिट्ठी है, पढ़ लीजिएगा, कहते हुए विभा लौट गई। धड़कते दिल और कपकपाते हाथों से अनिकेत ने लिफाफा खोला। प्रिय अनिकेत, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे प्यार करते हैं और मैं जानती हूँ कि प्यार कितना दुख देता है। विभा ने मुझे तुम्हारे और रागिनी के बारे में बताया तो सुनकर दुख हुआ कि तुम अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ रहे हो। तुम्हें इस वक्त बम्बई से नहीं आना चाहिए था जब रागिनी वहाँ दरिंदों के बीच हो। सोच कर देखो अनिकेत, क्या लोग रागिनी को नोच नोच कर खा नहीं जाएंगे? रागिनी तुम्हारी पत्नी है, उसे उसकी नादानी की सज़ा मत देना, क्षमा दान देना। तुम मेरे ससुराल आना, रागिनी को साथ लेकर आओगे ना?
पूनम। अंकित की आंखें बह चली। लगा जैसे उसकी स्थिति एक परकटे पक्षी सी हो गई है। उड़ने की तमन्ना तो है पर पंख नहीं है। पंख की ही तमन्ना लेकर तो वह नागपुर चला आया था, पर कदाचित उसके पंख बम्बई में ही बिखरे पड़े थे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।